नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और मुझे आप लोगों के प्यार जो मिल रहा है इसमें कि स्टूडेंट्स के अलावा जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, जो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, उनका भी फीडबैक आया कि वो लोग भी इसको वीडियो को देख के समझ रहे हैं कि अकाउंटेंट उनका जो काम कर रहा है वो कितना कठिन है और क्या क्या चीज़ें उसको समस्या आती हैं। तो वो लोग भी उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो। और जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट साइड के, कॉमर्स साइड के और साइंस साइड के, वो भी अपने जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो अपने जो कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं। और जो साइंस और आर्ट साइड वाले हैं उनके लिए तो एकदम नई चीज़ है बिल्कुल उनके लिए। तो वो चीज़ को समझ के अच्छे से सीख पा रहे हैं। और अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी कि जितने भी कैंडिडेट देखें वो सीखें। क्योंकि सीजन 1 हमारा ऑफलाइन गया था, लेकिन सीजन 2 हमारा हमने ये ऑनलाइन यूट्यूब में क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स भी आए थे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने डाउट ख़त्म किए थे, आज भी सारे डाउट्स में सबसे आखिरी वाला जो वो रहेगा सेशन उसमें ही दे पाऊँगा। कुछ बच्चों की शिकायत ये आई थी कि सर आपके वीडियो सर काफ़ी सारे उसमें आ रहे हैं पार्ट्स में। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि मैंने प्ले लिस्ट में क्लास 1 क्लास 2 उसमें लेके मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लासेस के हिसाब से प्ले लिस्ट के हिसाब से 1 2 3 में सारे सेक्शन मिल जाएंगे आपको किसी भी क्लास के। जिनको भी डाउट्स हो वो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लास 1 में हमने बेसिक की बात की थी जितने भी, और क्लास 2 के हमने कुछ जो थे पहले का जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया था, है ना, 3 गोल्डन रूल्स के बारे में। और उसके बाद हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की थी, अच्छे से समझ में आ गया। पर कुछ बच्चों का डाउट था कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरा वो वाले पुराने वाले वीडियो पे जाके आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो सही। और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए। हो कि आप रिपीटेड वही सवाल पूछेंगे, सर ये चीज़ कैसे होती है, तो आप जाके देखो। आप क्या करते हैं, आप वो वीडियो को स्किप कर देते हैं। स्किप करने से वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंच पाती। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसा कि हमने बुक्स की बात की थी, तो हमारी पहली बात थी कैश बुक। तो अब हमने जब बुक्स की हम बात कर चुके, तो कैश बुक, बैंक बुक, इस तरह से 5 रजिस्टर हमने मैंने बताए थे, कैश बुक, बैंक बुक और परचेज, सेल्स और जर्नल। तो आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, और नहीं है तो आप पीछे वाले मेरे वीडियो क्लास नंबर 2 देख सकते हैं। जो क्लास 2 है उस वो वाले जो प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका है आज का कैश एंड हैंड का। तो सोचते बस कैश एंड हैंड का मतलब कितना है, खर्चा किया और पैसा का हिसाब नोट कर लिया। ऐसा नहीं होता। खर्चा किया, खर्चे पे भी काफ़ी सारे वो होते रहते हैं कि आपको किस तरह से उसको फॉलो करना है। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने बनाए हुए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को पहले नोट कर लीजिए। कैश वाउचर शुड बी मेड, कैश वाउचर शुड बी मेड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। Point number 2, cash transaction entry must be passed on same day or after the transaction date. Third point, in case of petty cash, comma, the entry should be passed on the date of amount or expenses sheet provided by petty cash holder to head office. The nature of point number 3, the nature of expenses is very essential part of cash voucher, as voucher can't be made without proper head. अगला पॉइंट, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर ऑन वाउचर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगला पॉइंट, क्लर्क, कैशियर, अकाउंटेंट, ऑथराइज्ड पर्सन सिग्नेचर। जो पॉइंट है क्लर्क, comma cashier, comma accountant, comma authorized person signature should be done at the time of pass of entry in books. अगला पॉइंट है, the voucher must be attached with supporting documents. अगला पॉइंट है, revenue stamp to be affixed if amount exceeds rupees 5,000.
ये यूपी के अंदर 5000 की लिमिट है और आपके स्टेट में डिफरेंट में हो सकता है कोई और लिमिट हो। कैश पेमेंट लिमिट इन सिंगल डे ऑब्लिक सेम पर्सन इज 10,000 एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टर्स 35,000। और नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स और एक्सपेंसेस ऑब्लिक पेमेंट्स ऑल आर बाउंड इन द लिमिट ऑफ 10,000 पर डे पर पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है कैश रिसीप्ट इज अलाउड 2 lakhs। पहला है कैश वाउचर शुड बी मेड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये कह रहे हैं हर ट्रांजेक्शन का, यानी कि दिन में हमारे पास 10 ट्रांजेक्शन हुए हमारे पास, माना 1 दिसंबर को मंडे था, जितना मुझे याद है, हाँ मंडे था, 1 दिसंबर को 10 ट्रांजेक्शन हुए, यानी 10 कैश का लेन देन हुआ, तो उसके 10 कैश के वाउचर बनने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि हर ट्रांजेक्शन का वाउचर होना चाहिए, चाहे पैसे आने का चाहे पैसे जाने का। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि सेम डे उस दिन हो या आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट। मीन्स ये हो गया कि या तो आप उस वाउचर को 1 तारीख को पास करें जिससे कि वो सेम डे हो जाएगा, या फिर उसकी डेट के बाद, यानी कि आप 2 तारीख को 3 तारीख को फर्दर जो भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी छुट्टी हो गई या अकाउंटेंट ही नहीं आ पाया और कैश का अकाउंट की जो एंट्री है पास वो नहीं हो पाई, काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी है। कुछ जगह सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि सॉफ्टवेयर कैश की एंट्री कहते हैं रियल टाइम में ही पास होनी चाहिए, जैसे आज ही पास करो, उस केस में हो जाता है ऐसा। और कुछ जगह ये भी है कि आप बैकडेट में जाके भी आप सेम डे की एंट्री पास कर सकते हैं, चॉइस अपनी रहती है, पर सही कायदा ये है कि सेम डे में एंट्री पास हो। तो पहला पॉइंट है, मैंने आपसे ये अच्छे से डिस्कस हो गया है, आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हमारे पॉइंट 2 हो गया, कैश वाउचर हो गया ट्रांजेक्शन का, सेकंड हो गया हमारा सेम डे आफ्टर ड्यू डेट ट्रांजेक्शन। पेटी कैश का टॉपिक मैं आपको ये कैश इन हैंड का टॉपिक होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि कैश पेटी कैश अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, अच्छे से समझ गए बहुत फायदेमंद रहेगा। पेटी कैश अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट पेटी कैश के बाद वाला ये बात कर रहा है कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ये पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, यानी खर्चे का क्या नेचर है। ये सबसे बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है अकाउंटिंग का। आप कहोगे सर कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा। पहले से नेचर ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि ये कह रहा है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, खर्चे की प्रकृति। खर्चे की प्रकृति, ये खर्चे की प्रकृति क्या है। अब कहोगे सर इसका मतलब हुआ कि खर्चे की प्रकृति का मतलब क्या हुआ। खर्चे की प्रकृति का या नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि आपने जो खर्चा कर रहे हो उसका क्या नेचर है। क्या उसका नेचर ऐसा है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, या हमने अपनी बिजनेस को चलाते रहने के लिए, बिजनेस को लगातार जारी रहे उसके लिए हमने कोई खर्चा किया। जैसे कि अब समझिए मशीन, हमारी मशीन है फैक्ट्री में, हमारे पास एक फैक्ट्री है उसमें मशीन है, तो मशीन आपने जब अपने यहाँ चला रहे हैं तो मशीन में कुछ टूट फूट भी होती है। मशीन को चलाते रहने के लिए ऑयलिंग है और भी चीज़ें रहती हैं, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब खर्चे होते हैं। तो आपने उसके लिए पेमेंट किया, तो अब वो किस में जाएगा, वो खर्चा जाएगा मशीन रिपेयर में। ठीक है, आपने उसमें आपने जैसे कहा कि साहब नहीं मेरे पास तो सर मैं तो हूँ एक ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडर के पास खर्चे इस तरह के आएंगे। ट्रेडर के पास कि आपने कहा मशीन जो हमारी है
इसमें हम ट्रेडर का मशीन तो होगी नहीं, जो बंदा माल तो बनाता नहीं है, ट्रेडर करता है क्या, वो खरीदता बेचता है। तो वहाँ पर समझो एग्जाम्पल कि आपने कहा कि शॉप एक्सपेंसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया था क्लास 2 में आपको, शॉप एक्सपेंसेस दुकान के खर्चे, कोई लिख देता है जनरल एक्सपेंसेस, कोई लिखता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इस तरह की सोचे। मैं आपसे थोड़ा कहूँगा कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस में बहुत से लोग क्या करते हैं, सारी बच्चे कुचे खर्चे उसमें डालने की कोशिश करते हैं। ये ना कीजिए, बहुत गलत होता है। जनरल एक्सपेंसेस में भी खर्चे नहीं डालें इस तरह के। उनके जो डेडिकेटेड हेड है वो बनाए अपने, जिससे कि क्या है ना कि जो भी आपका रीडर है या भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करने पर आएगा, ऑडिटर चेक करने आएगा, या फर्म का मालिक ही यानी बिजनेसमैन वो भी चेक करने आपका आएगा, तो वो भी तो कहेगा कि ये क्या चीज़ है आपका, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैन हेड हो गया खर्चे का, तो उसके बाद सब हेड हो। इंडस्ट्री वाइज है, किसी इंडस्ट्री में कुछ चल रहा है और किसी इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है, तो हम नहीं कह सकते किस में कैसे होगा। पर ये ट्रेडर के हेड में वो क्या करेगा, ट्रेडर कोई भी अगर एसेट क्रिएट करता है कोई खर्चे करने में, तो उसकी वो एसेट में जाएगी, और वो एसेट की बजाय वो क्या करता है, वो अपने यहाँ जो अपने बिजनेस को चलाने के रोज के खर्चे होते हैं, चाय पानी का खर्चा हो गया, या फिर माल जो बेचा उसने, तो माल बेचने पे जो उसने कैश पैसे दिए, लेबर को पैसे दे दिए, किसी फेस्टिवल के खर्चे के पैसे दिए, ये सब क्या है, ये सब नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, खर्चे की प्रकृति। यानी कि आपने आपके कैशियर ने किसी को पेमेंट कर दिया, कैशियर ने किसी को पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये का खर्चा क्या है वो अपने पास नोट करना भूल गया, तो फिर क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो कहेगा सर खर्चा तो हुआ है। आप कहोगे खर्चा भाई किस चीज़ का खर्चा है, बता तो दो मुझे, तो वो कहेगा नहीं सर खर्चा तो हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों, उसने नोट नहीं किया। अगर वो उसी टाइम पे नोट कर लेता कि ये खर्चा इसके अंतर्गत हो रहा है, आप कहोगे सर मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ, एक कहावत है, पहले सुन लो कहावत, हिंदी की कहावत है, अच्छी कहावत है, पहले लिख बाद में दे, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो खाते से ले। पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो खाते से ले। कैशियर जो है, कैशियर ने क्या किया, उसने लेके पेमेंट किया किसी को 5,000 का, मैं बात की थी, अमाउंट पेड किया उसने 5,000 का। अब यहाँ पर उसने लिखा नहीं कुछ भी कि किसको दिया पैसा, तो अब समस्या क्या आएगी, उसको पेमेंट करते समय क्या, मैंने कहा ना एवरी ट्रांजेक्शन का होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन को अपना एक बाउचर डेडिकेटेड होना चाहिए, उसने वहाँ पे बाउचर डेडिकेटेड नहीं बनाया, तो यहाँ पे परेशानी आई एक तो, और परेशानी क्या आई, उसको ये पता नहीं है कि ये खर्चा किस मद में है, यानी किस खर्चे के अंतर्गत है, ये उसको किस में हम डिफाइन करेंगे। बॉस बोले आप तो घर ले गए पैसा, क्या नहीं सर खर्चा तो यहाँ पे हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 2-4 जगह से पता करके, यानी कि गेट पर पे जाकर पता करोगे कि कौन कौन आया था, तब गेट से मालूम पड़ा, डिटेल निकली कि साहब ये पर्सन आए थे, उसमें जाकर ट्रैक किया, वो देखा हम मिस्टर श्याम आए थे, मिस्टर मोहन आए थे, एक्सेट्रा, कुछ भी बंदा आता खर्चा हुआ, या कोई किसी भी 5-6 तरह के आपने जब लगाए सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके चेक किया तो मालूम पड़ा, या फिर आपने CCTV कैमरे से जाकर देखा तो मालूम पड़ा आपको हाँ ऐसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं नीड किसकी हुई, इसी रूल की, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो खाते से ले। अगर उसने पहले वहां पर नोट कर लिया होता 5,000 रुपये खर्चा, उसने फ्रेट का दिया है, फ्रेट पेड किया है, तो क्या उसको दिक्कत आती। अब फ्रेट जो होते हैं फ्रेट आउटवर्ड इनवर्ड, तो वो लिख देते फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है। आप कहोगे सर खर्चा उसने पेमेंट ऐसा तो कर नहीं दिया होगा, कोई ना कोई सपोर्ट लगाइए, वही तो मैंने कहा था आपसे, सिक्योरिटी कंट्रोल जो आप लगाओगे उसमें जो एक वो होता है सपोर्टिंग के बिना तो अकाउंटिंग में बड़ी रहती है कि सब डाउट कि सपोर्टिंग नहीं है, खर्चा ही नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट भी क्या कहता है, डिपार्टमेंट क्या कहता है, आपके पास जो खर्चा किया है उसका एक एविडेंस रखो, तो एविडेंस कहाँ से लाओगे,
वही जो ट्रांसपोर्ट की स्लिप है। तो आपको सर स्लिप देख के सब मालूम पड़ जाएगा, फिर क्यों दिमाग मारना। दिमाग मारना इसलिए जो खर्चा इनवार्ड है आउटवार्ड है ये भी तो देखना पड़ेगा। वो तो बहुत से इसमें कहेंगे सर इसमें सर वो लगी होती है GR, जो GR से कंफर्टेबल। तो बता दूँ एक बिल्टी होती है, बिल्टी ट्रांसपोर्ट की, जिस पर लिखा होता है किसने भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, गुड्स की डिटेल लिखी होती है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि गुड्स की स्टेट को आया, GR नंबर होता है डेडिकेटेड। इस तरह से काफ़ी डिटेल्स उसमें होती है। इवन उसमें GSTN नंबर वगैरह भी सब होता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हुई कि अगर उस बंदे ने ये चीज़ यहाँ पे उसने नोट कर ली फ्रेट आउटवर्ड, और उसमें वो स्लिप अटैच करना भूल गया, ये तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसने अगर पेमेंट किया है और जितना लिखा है तो ये भी लिखा हुआ कि किस ट्रांसपोर्ट को दिया पैसा। अभी ये टॉपिक इतना ज़्यादा लंबा चले जाएगा ना, आप इसमें डिस्कस करते जाओगे। क्यों? जर्नल में जो एंट्री आती है, मैंने आपसे पहले कहा था पिछली क्लास में, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जो एंट्री ना कैश में आए, ना परचेज में आए, ना बैंक में आए, ना सेल में आए, वो एंट्री कहाँ जाएगी? वो सब जर्नल में जाएगी। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ हो, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं कि समस्या क्या पे आएगी। मिस्टर श्यामलाल ने आपको ट्रांसपोर्ट की एक पेमेंट लेने आया था, 5,000 रुपये का आपका, ये मैं यहाँ से गुड्स भेजा था आपने, तो उसके लिए मुझे आपने 5,000 रुपये खर्चे के दे दीजिए, जिससे कि मैं आपका पेमेंट मेरा बराबर हो जाए। उसने आपको पेमेंट की स्लिप, आपने उसमें क्या नाम है पेमेंट आपने किया, उसने पेमेंट की बाउचर पे लेके साइन कर दिए कैश बाउचर के ऊपर, उसने अपनी GR लगा दी आपको और GR लेके दे दी। GR मतलब बिल्टी कही थी आपसे, बिल्टी, तो बिल्टी उसने दे दी। तो आपकी जब बिल्टी दे दी तो आपके पास ये हो गया कि चलो ठीक है हमारा पेमेंट पूरा हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, होता क्या है कि बहुत सी जगह जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके 5-5 लाख के फेड हो जाते हैं, कभी कभी 5-5 लाख के फेड भी होते हैं, 1,000 रुपये के फेड भी होते हैं। अब जो बड़ी कंपनी है उसका काम क्या है? बड़ी कंपनी वाले कहते हैं भैया कि हम रोज रोज कैश पेमेंट नहीं करने वाले। आपको मैंने इन्हीं पॉइंट्स में नोट कराया था कि 2 लाख से ऊपर वाली लिमिट है ये, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी भी ये कह देती है आप हमारे रेगुलर जो वो है वेंडर है, यानी कि खर्चे वगैरह हमको आप पेमेंट कर रहे हैं, हम आपको तो एक तरह से आप अपने पास इसका हिसाब हमको मंथली या मंथली बिलिंग कर दो, आप इसको मंथली बिलिंग कर दो, या आप इसको ये कर सकते हो कि वीकली एक बिल बना के भेज दो। यानी कि आपकी छोटी छोटी बिल्टियाँ आई, उन बिल्टियों की सबको इकट्ठा करके आपने हर 15 दिन में एक बिल कर दिया। मंथली बिलिंग तो क्या देती हैं, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मंथली जो बिलिंग होगी आपकी, उसके अंदर सारे उसने लेके अपने एविडेंस लगा दिए होंगे। मतलब ये कि अगर उसने महीने में 50 उसके जो कंसाइनमेंट आपके उसने भेजे, और ये नहीं है जरूरी कि वो भेजने वाले हो, माल जाने के भी आने की, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट वाला थोड़ा ना कि एक ही काम कर रहा है, वो केवल माल भेजने वाला ही है, वो माल आने के लिए भी बात का काम कर रहा है, यानी काम दोनों ही कर रहा है, वो लाने का भी ले आने का भी। तो आपको उसमें सेग्रीगेट करना पड़ता है, यानी उसमें छांटना पड़ता है कि कौन सा गुड्स जाने का है, कौन सा गुड्स आने का है। तो वही काम मैं बता रहा हूँ कि अगर उस वाले केस के अंदर आपसे मिस्टर श्यामलाल जो 5,000 रुपये ले गए थे, वो अगर गलती से या जानबूझकर, दोनों चीज़ें हो सकती है, ज़्यादातर गलती का चांसेस रहता है, क्योंकि बड़े व्यापारी जो होते हैं वो गड़बड़ नहीं करना चाहते। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं और जिनको पता है कि बस एक बार काम हो रहा है, वो गड़बड़ कर सकते हैं इस तरह की। आप कहोगे साहब बड़े कंपनी तो और गड़बड़ करते हैं। मैं भैया मैं किसी से मेरा झगड़ा नहीं है, मेरा सिंपल ये है, बड़े बिजनेस का मतलब ये है जो अपने बुक्स को अच्छे मेंटेन कर रहे हैं, वो गड़बड़ ना हो इसकी कोशिश करते हैं। तो उनकी कोशिश रहती है जितने भी ट्रांजेक्शन हो उनको प्रॉपर तरीके से वो डिटेल को नोट करें, ठीक है। तो वो ये गलती करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको भी अपना एक अच्छा फेस होना चाहिए कि इनकी यहाँ गुडविल है नाम की। ये नहीं कि साहब आज गए कल गायब हो गया बंदा, ऐसा नहीं है। तो इसमें अब क्या हुआ, गलती से 5,000 रुपये का उसने एक पेमेंट आपके पास और लगा दिया, यानी कि पेमेंट आपसे ले गया। और एक वो वाली जो वो थी बिल्टी,
बिजली की आपको एक कॉपी देगा। अब ट्रांसपोर्ट की बिजली की 3-4 कॉपी होती हैं, तो उसने एक कॉपी तो आपको दे दी, एक बिजली की कॉपी उसने अपने पास आपके यहाँ लगा दी बिलिंग में दोबारा से। यानी कि पेमेंट के लिए आप पेमेंट वन टाइम तो कर चुके, मंथली बिलिंग में वो वाला पेमेंट फिर रिपीट हो सकता है। क्या करोगे उसमें? यानी कि लॉस किसका है? बिजनेस का लॉस है, व्यापार का लॉस है 5,000 रुपये का। आपका जो जो आप जिसके अकाउंट का बुक्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग में करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उस बंदे के 5,000 रुपये का लॉस आपके ही नाम से आएगा कि भाई आपकी वजह से 5,000 रुपये ज़्यादा चले गए। आप कहोगे सर ये चीज़ तो मालूम कैसे पड़ेगी? यही बात है कि इसकी मालूम कैसे पड़ेगी? मालूम पड़ेगी ऐसे, जो अकाउंटेंट है वो उतना अगर गंभीर है काम चेक करने में अपना, कि मैं काम कुछ अच्छे से जो है चेक करूँ, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप क्या करो, उसका पेमेंट करते समय बस पार्टी का नाम डेबिट कर दो। खर्चा बुक मत करो, अपने खर्चा बुक मत करो, केवल पार्टी का नाम डेबिट करो पेमेंट करते समय। आप कहोगे सर वो जो फिर वो फेड इन बार्ट कैसे मालूम पड़ेगा? लिख दो ना उस पर कि फेड इन बार्ट के, कि अगर फेड आउट बार्ट के मद में दिए, फेड आउट बार्ट के लिए दिए, आप उसमें रेफरेंस सब डाल दो, पर उसमें केवल पार्टी को आप उसमें लेके डेबिट कर दो। कैशियर को खास इंस्ट्रक्शन कि किसी भी ट्रांसपोर्टर जो हमारा, जो ये बात तो सब जानते हैं कैशियर भी, कि कौन सा हमारा रेगुलर ट्रांसपोर्टर है और कौन सा कभी कभी एक आध बार साल में आया है। जो कभी कभी वाला है वो तो वो हैंड टू हैंड उसको नाम में दिखाएगा खर्चा, और अकाउंटेंट उसको कहेगा भाई ये तो काम ही नहीं होता इससे, वो हाल के अकाउंटेंट उस वाले वाउचर में लेके नाम डाल देगा कि इस वाले हेड में डेबिट कर दो। उससे क्या होगा? खर्चा बुक हो गया हमारा। आप कहोगे सर कि कैश में भी तो सीधे एंट्री पास कर सकते हैं। अब तो कैश में एंट्री पास कर सकते हो, बहुत सिंपल एंट्री पास करोगे क्या? फेड इन बार डेबिट या फेड आउट बार डेबिट टू कैश इन हैंड, काम खत्म। उसमें आप सब नरेशन डाल दो। यहीं फंस जाते हो, यहीं फंस जाते हो। कैसे? आपने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया, 5,000 आपने पेमेंट कर दिया, और उसके बाद जब वो बंदा आपको फिर उसने 5,000 पेमेंट ले लिया, जब बिलिंग करेगा वो बिल में 5,000 रुपये का वाला वाउचर फिर से रिपीट करेगा। तो अगर बिल किसी का माना बन के आ रहा है 5 लाख रुपये का महीने का, तो 5,05,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। 5,000 डबल पेमेंट हो गया। ये डबल पेमेंट जो है ना, ये आपकी फर्म का भी लॉस है। कोई भी खर्चा करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन में पहले नोट कर लो। कुछ लोग क्या करते थे, पहले भी चलता था अब भी चलते हैं, एक कॉपी बनाते थे, उस कॉपी में केवल ट्रांजेक्शन नोट कर दिए कि कितनी सेल के कर रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं, कितने पेमेंट कैश में जा रहे हैं। आप कहोगे सर उसके तो वाउचर बनते हैं एंड टू एंड। भाई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है अवेलेबल, या फिर जो अकाउंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है, या कैशियर अवेलेबल नहीं है ढंग से, तो जो बंदा बैठा है वो उस कॉपी में नोट कर देगा, लिखे ये वाला दिया, और वो डॉक्यूमेंट अटैच करते जाएगा। उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आराम से आप अपना, जब बंदा अकाउंटेंट अपना कल आएगा वो देख लेगा, उससे पूछते जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट की जो वो है उसकी रिसीप्ट वगैरह वो भी करते जाएगा। सर पेमेंट करते समय उसने जो सिग्नेचर किए होंगे वो कैसे करोगे? वो कर लेंगे, वो कैसे कर लेंगे भैया? कैश के वाउचर तो हैं, आपको हेड कौन सा है वो तो नहीं पता। भैया पेमेंट किया, इस पर साइन कर दे, अमाउंट 5,000 रुपये डाल के, उसे मतलब आपके हेड से किसी से नहीं है, उसे मतलब है किस हेड में डेबिट किया, उससे मतलब किस चीज़ से कीमत 5,000 मिलने चाहिए, आपने लिखे 5,000 रुपये पेड किए, बस उसने दे लिखा 5,000 रुपये लिखे हुए, अपना वो साइन कर देगा। चाहे आप उसके नाम में डालो, चाहे आप खर्चे के नाम में डालो, रिसीवर को पेमेंट लेने से मतलब है 5,000 रुपये को दिख रहे हैं वो साइन कर देगा। मान लिखेंगे 15,000, तो कहेगा भाई 5,000 दे दो, 15,000 कैसे साइन करवा रहे हो? वो तो नहीं होगा ना, तो इसलिए 5,000 पे साइन कर देगा। सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी अपनी चॉइस है कैसे करनी है। सब लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं, पर कैश का ट्रांजेक्शन कम हो गया है। आपका वैसे यूपीआई से पेमेंट का सिस्टम हो जाएगा। अगर यूपीआई से हुआ तो बैंक के थ्रू हो गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हुआ कि जो यूपीआई सिस्टम जो है हम उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, मगर यूपीआई में दिक्कत क्या है, यूपीआई केवल सेविंग्स खाते की बात करता है, सेविंग्स अकाउंट की, करेंट अकाउंट की बात यूपीआई नहीं करता। यूपीआई के उसमें करेंट अकाउंट के लिए आईएमपीएस वगैरह सुविधाएं हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए हर किसी खाता नंबर मंगाओ, मतलब यूपीआई से जितना आसान नहीं है करेंट अकाउंट से करना। तो अब कहोगे सर फिर तो सर एक तरह से ये डीमोटिवेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल डीमोटिवेट वाली बात लगती है, पर ऐसा है नहीं।
क्योंकि देखो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके पास सारी जितनी भी पार्टियों से रोज का ट्रांजेक्शन होता है, उनके पेमेंट की सब लिस्ट आती है, और वो पेमेंट की लिस्ट के हिसाब से ही वो उनको पेमेंट करवाते रहते हैं। उनके उनके टर्म्स होते हैं कि मंथली पेमेंट करेंगे या वीकली पेमेंट कर देंगे, या हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट आपका सबका सारा पेमेंट जितना भी है सब वो कर देंगे। बहुत सी पार्टियां हैं कि आपका 31 तारीख तक का जितना भी बिल आए हम पेमेंट आपकी 7 तारीख को कर देंगे, आप आओ बताओ, अब आपका पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपके खाते में हम भेज देंगे। आपकी सैलरी आई मंथली, तो एम्प्लॉयर ने लेके 500 एम्प्लॉय की सैलरी दी, कैश नहीं दी, सबकी सब उसने ऑनलाइन भेज दी। तो बैंक को एक बना के लिस्ट भेजते थे, ला जाओ भाई ये पेमेंट का बैंक को दे, तो बैंक वाले अपने आप ट्रांजेक्शन करते रहते। ठीक है, तो इतनी सी बात रही हमारी कि कैश की जो समस्याएं हैं वो इस वायर रूल की वजह से, कि आपने अगर फेड आउटवर्ड नोट कर लिया होता तो वहाँ पर समस्या नहीं आती। आप कहोगे सर बिल्टी देख के कर लिया, हाँ बिल्टी देख के आप इसको कर सकते हैं खर्चा डिसाइड, क्योंकि देखो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, अभी इसमें और ज़्यादा इसमें आएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा कैश का आपको भी डाउट रहेगा। तभी मेरे हिसाब से 12 पॉइंट हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, कैशियर का खर्चे का हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे का नेचर क्या है, क्रेडिट आउटवर्ड। अगर ये नहीं पता आपको तो एंट्री किस में डेबिट होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जो पेमेंट प्राप्त करने वाले हैं वो सब वाउचर पे साइन करेंगे। अभी कही थी आपसे सेम बात, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है आपने पहले से अपना, कि जो भी आप पेमेंट करेंगे उस बंदा उस पर पेमेंट पे साइन करेगा। उससे क्या होगा, आपके पास एक कहते हैं काउंटर कि साहब मेरे पास आपका सबूत है कि आपको मैंने पेमेंट किया है।